दिल्ली की बात ले लेता हूँ, इस टाइम पे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और एजेंसीज भी इस पे काम कर रही है। आपकी एमसीडी काम कर रही है इस चीज़ पे, एमसीडी भी उतना काम नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास में बर्डन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि सबसे पहले तो हम अपने आप को ले लेते हैं, कूड़ा फैलाने में हम ही सबसे आगे हैं। एक चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, दूसरी को ले लेते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी जोशी है और मैं आज की सीएम हूँ। और देखिए, मैं बड़े बड़े वादे नहीं करूंगी जैसे नायक मूवी में हुआ था। मैं भी जानती हूँ सीएम बनना अभी इतना इजी नहीं है, बट ठीक है, अगर सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया तो डेफिनेटली देखिए, मैं वो बड़े बड़े वादे तो नहीं करने वाली। डेफिनेटली बहुत सारी लिस्ट भी नहीं डालने वाली, बहुत सारा वो पर्चा भी नहीं छापने वाली कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। बट हाँ, मैं ये भी ज़रूर नहीं करने वाली कि मैं महिलाओं को 2500 रुपये फ्री में बांटूँ। मतलब ऐसा है, सबसे पहले तो नशे को ही सब बंद करते। अच्छा, ठीक, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो बंद हो जाएगा, लोगों को मिलना कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कैमरे के सामने धीरे धीरे छूटेगा ही वो चीज़। ठीक, आसानी से मिलेगा तो आदमी तो करेगा, क्योंकि एडिक्टिव चीज़ है। इसकी एक बार ट्राई करता है कोई, फिर लत लगती है। तो क्या करना चाहेंगे आप नशा बंद करने के लिए? क्या करना चाहेंगे, क्या डायरेक्शन देना चाहेंगे? जैसा मैं आपको साकेत का ही बता देता हूँ। हाँ जी, नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। मैं हूं आपके साथ परवेश। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं। लोग भी अपने विचार मीडिया चैनल्स के थ्रू रख रहे हैं। लेकिन हम जो कार्यक्रम ये शुरुआत कर रहे हैं, उस कार्यक्रम का नाम है अगर मैं सीएम होता या मैं अपने इलाके का विधायक होता तो मैं क्या काम करता। कुछ लोगों से बात करेंगे, आम लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो रोजगार करते हैं, जो नौकरी पर जाते हैं, उन लोगों को इस मंच पर लाएंगे। ये मंच देंगे उनको, सामने कैमरा होगा और वो अपनी बात अपने अंदाज से, अपने तरीके से, जो उनके दिल की बात है वो रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। हमारे साथ एक शख्स है, क्या नाम है आपका? थोड़ा इधर आ जाइए। माय नेम इज ध्रुव पठानिया। ध्रुव पठानिया, ध्रुव पठानिया हमारे साथ हैं। ध्रुव, ये माइक है आपके पास, सामने कैमरा है। अगर आप दिल्ली के सीएम होते तो आप क्या करते दिल्ली के लिए? अगर माइक आपके सामने है, माइक में बोलिए और कैमरे के सामने। अगर मैं दिल्ली का सीएम होता तो सबसे पहले जो फ्री बीज हैं उन सारी चीज़ों को हटा देता। मतलब हटाता है नहीं, या फिर कम करने से स्टार्ट करता उसे, क्योंकि एक इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं जो उसका खाना, उसका रहना और जो चीज़ें होती हैं वही एक इंसान को कमाने के लिए फोर्स करती हैं। अगर वही कोई चीज़ फ्री में मिल जाएगी तो लोग मेहनत करना बंद कर देंगे। तो फ्री चीज़ें नहीं देनी चाहिए, मेरा मानना ये है। और हमारे को, मैं सबसे पहले वही बंद कर देता। और सेकेंडली, हमारे दिल्ली की लाइफ लाइन है डीटीसी, वो हमारे नंबर 1 ट्रांसपोर्ट है इंडिया, दिल्ली के लिए, सॉरी। तो जब वो इतना बढ़िया है, उसको खराब किया जा रहा है। मतलब मेरा मानना है, मेरे फादर जो है वो डीटीसी में है और वो मेरे को काफी सारी चीजें बताते हैं कि कैसे कैसे डीटीसी को बहुत ज्यादा उसको खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं। काफी सारी बसेस कम हो चुकी हैं, काफी सारे रूट्स कम हो चुके हैं। और ये तो समस्याएं हैं। अगर आप सीएम होते तो इन समस्याओं को कैसे टैकल करते? क्या चीजें, क्या चेंजेस आप लेकर आते, क्या अपनाते? सबसे पहले तो वही होगा कि मैं फ्री चीजें हटा देता, कंसेशंस लेके आता। डिस्काउंट्स वगैरह होने चाहिए पर फ्री नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। जो भी जॉब्स कर रहे हैं अभी लोग, उनको, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में है, जैसे मोस्टली लोग ना अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काफी सारी चीजों में है, उनको मैं सबसे पहले उनकी परमानेंट जॉब्स ले गया। उनको कॉन्ट्रेक्चुअल जो नौकरियां कर रहे हैं आप उनको पक्का करते सबसे पहले, ठीक है, ताकि उनकी एक जॉब सिक्योरिटी होती। वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल माइक के पास, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। उनका कुछ नहीं पता कि अब वो अभी उनकी जॉब है, उनकी कल जॉब नहीं है, उनका कुछ नहीं पता। अभी वो काफी टाइम से चल रहे हैं। वो मेरे फादर अभी डीटीसी में है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, उनकी एज इतनी जा रही है, वो अभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, बल्कि अब तो उन्हें परमानेंट हो जाना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। और भी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें मैं चेंज करता। बस अभी के लिए मान लीजिए आप शिक्षा मंत्री होते दिल्ली के। हाँ जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या काम करते? जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, इनको लेकर आप क्या काम करते, क्या चेंजेस लाते, बताएं। मेरे हिसाब से ये तो ठीक है, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। मतलब और बेहतर क्या कर सकते थे इनके लिए? मैं इसमें और बेहतर ये कर सकता था कि ये सारी चीज, जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में ना सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये है, मैं जो भी कोर्स पढ़ रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसका वो सारी चीजें ना सारी बुक्स से रिलेटेड है। कोई भी प्रैक्टिकल वर्क हो ही नहीं रहा है, कुछ जरा सा भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। सबसे पहले ना जितने भी चीजें जो कि थ्योरेटिकली पढ़ाई जा रही है, उन सारी चीजों को प्रैक्टिकल होना चाहिए, मेरा मानना ये है। और जिन कोर्सेज को स्पेशली प्रैक्टिकल बेसिस के लिए बनाया गया, उनको तो डेफिनेटली होना चाहिए। वो अभी भी
प्रैक्टिकल उनके होते ही नहीं है, प्रैक्टिकली आपको कोई चीज़ समझाई नहीं जा रही। ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी वो आज भी इंसान 12th पास ही है, क्योंकि उसके पास नॉलेज तो है पर उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं आता। प्रैक्टिकल नॉलेज आप बढ़ाते, मैं बढ़ाता, मतलब मैं प्रैक्टिकल कोर्सेज बढ़ाते आप, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल पर आप ध्यान देते। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, और दिल्ली में ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप दिल्ली के गृह मंत्री होते, देश के गृह मंत्री होते, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर आती है, तो आप क्या कदम उठाते दिल्ली के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए? दिल्ली के ट्रैफिक को कम करने के लिए एक्चुअली दिल्ली के जैसे रेड लाइट्स पे इधर उधर वाहन जाते हैं, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, कोई विदाउट हेलमेट है, तो कैसे सुधारते इन चीजों के लिए? क्या कदम उठाते आप कि ये बेहतर लगता? ये मेरे पहले वाले पॉइंट से इंटरकनेक्टेड है। जैसे ये अगर आपको रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अच्छी करनी है ना, तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमारी दिल्ली पुलिस है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब उनके अंदर जॉब करने की क्यूरियोसिटी नहीं है, क्योंकि उनको इस हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे, उनको उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो आप अभी भी यहाँ से पास में एक रेड लाइट है, सीक्सरा रेड लाइट, वहाँ पे एक बूथ बना हुआ है। वो लोग बहुत कम आते हैं बाहर, उनकी ड्यूटी आवर्स खत्म हो चुके होते हैं, वो कभी कभार उससे पहले भी निकल चुके होते हैं। रीजन ये उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है जॉब करने की, उनके अंदर मन नहीं करता। क्योंकि आप क्या करते फिर? आप इसे ठीक करने के लिए आप क्या करते, क्या कदम उठाते? मैंने जो पहले काउंट कराया था कि उनको सबसे पहले उनको पक्का कर देना चाहिए उनकी जॉब्स के लिए। काफी सारे जो पुलिस ऑफिसर, दिल्ली पुलिस के तो पक्के एम्प्लॉयज है, दिल्ली पुलिस में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है नहीं, वो सिविल डिफेंस की आप बात कर रहे हैं। सिविल डिफेंस को तो बाहर कमान चालान वालान काटने का कोई राइट ही नहीं है। अच्छा, हाँ। दिल्ली पुलिस तो पहले से ही पक्की है। मैं ये कह रहा था कि आप क्या कदम उठाना चाहेंगे कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, लोगों को डिस्टरबेंस ना हो, रेड लाइट पर ज़्यादा हॉच पॉच वाली स्थिति ना रहे कि कहीं भी कोई घुस रहा है, कहीं भी कोई जा रहा है, कोई रॉन्ग साइड से जा रहा है, कोई जेब्रा क्रॉसिंग को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, उसको लेकर कैसे सुधारते आप? इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास भी नहीं है अभी। अच्छा, आपके पास भी इसका सॉल्यूशन नहीं है? मतलब मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें हाल में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अगर वो दिल्ली के सीएम होते तो किस तरीके से काम करते और क्या काम करते। विधायक होते क्षेत्र के तो क्या वो ऐसे काम है जो वो अपने लेवल पे करते और जो उनके दिल की बात है वही जानने की कोशिश करेंगे, उनके विचार क्या हैं। हमारे साथ एक और शख्स हर्ष कौशिक जुड़ चुके हैं जो दिल्ली से हैं और उनसे जानेंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे कि अगर आप दिल्ली के सीएम होते या फिर आप क्षेत्र के विधायक होते तो किन कामों को आप करना चाहते, किन चीज़ों को आप सुधारना चाहते। माइक आपके सामने है, कैमरा सामने, बोलिए। मतलब ऐसा है, सबसे पहले तो नशे को ही सब बंद करते। अच्छा, ठीक, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो बंद हो जाएगा, लोगों को मिलना कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कैमरे के सामने धीरे धीरे छूटेगा ही वो चीज़। ठीक, आसानी से मिलेगा तो आदमी तो करेगा, क्योंकि एडिक्टिव चीज़ है, इसकी एक बार ट्राई करता है कोई, फिर लत लगती है। तो क्या करना चाहेंगे आप नशा बंद करने के लिए? क्या करना चाहेंगे, क्या डायरेक्शन देना चाहेंगे? जैसा मैं आपको साकेत का ही बता देता हूँ। हाँ जी, बताएं। यहाँ पर रेडी वाले पे, चलते हुए पे किसी से भी आप माल और ये चीजें नॉर्मली ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब जब सामने पुलिस स्टेशन है और इधर कोई माल दे रहा है, तो इसका मतलब तो डील ऑब्वियसली पुलिस ही कर रही है, तभी वो दे पा रहा है। ठीक ठीक ठीक, वो ही डील कर रही है। अगर वो डील ना करे, इधर खड़ी हो सकते हो, तो आप उसके सामने से ये चीजें ले या यूज नहीं तो कर आप सकते। ये कह रहे हैं कि आप नशे के खिलाफ सबसे सख्ती करेंगे, मेन सख्ती तो वो करेंगे। है, मेन है। हाँ। और ऐसे पुलिस कर्मियों को जो इन्वॉल्वमेंट रहती है Exactly, उसके लिए एक उनके खिलाफ भी कुछ करेंगे आप? क्या करेंगे, बताएं थोड़ा। जैसे सिंपल है, सबसे पहले तो इसके लिए आप पुलिस वालों को नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर मैं एक तरीके से, आप वैसे कह रहे हो सीएम हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली मैं पूरी दिल्ली में तो जगह जगह नहीं जा सकता। ठीक है। तो इसके लिए या तो कोई एक अलग टीम क्रिएट करी जाएगी, या फिर कोई एनजीओ ऑलरेडी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स नशे के लिए। हाँ, सर वो कहाँ पकड़ पा रहा है? मैं आप उसको एग्जैक्टली स्ट्रेंथन करेंगे। हाँ, उस चीज पे थोड़ा सा सबसे मेन है जो मुझे लग रहा है कि काम करना चाहिए। ठीक है, मतलब क्योंकि बीच में मैं भी इन चीजों में फंसा था, इजीली अवेलेबल था तो मैं यूज करता था। अच्छा, बट इस तरीके की। हाँ, बट अपने आप को छोड़ा, काफी चीजें मुश्किल, और उसकी वजह से टाइम, पैसा, घर वालों का सब बहुत वेस्ट होता है। ठीक 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 ठीक, ये है तो main। अगर आप देश के गृह मंत्री आपको बना दिया, आपके अंडर अब दिल्ली पुलिस है, अच्छा नारकोटिक्स वगैरह सब आपके अंडर है, अच्छा। क्या कदम उठाओगे इसको खत्म करने के लिए? इसकी मेन जो है ना, बताएं कैमरे की तरफ। मेन तो ये है कि सारा जहाँ से मेन सप्लाई होती है उस चीज पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि सप्लाई सिर्फ एक दो जगह ही है, उसके बाद ये फैल जाता है पूरे में। ये सप्लाई ज्यादा तो लोकल पर्सन लाता है कोई अपने लिए, या फिर वैसे कोई सप्लायर्स होते हैं इनके अलग से बीच में जो
वो करते हैं, तो मैंने आप वहां से रोक दोगे, यहाँ पे अपने आप बंद हो जाएगा। यहाँ पर अपने आप बंद हो हाँ, फिर कोई अगर लाएगा भी वो करेगा तो नॉर्मल आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, जिससे सबसे ज्यादा उसका मतलब आप नुकसान रूट होता है। पर चोट करेंगे, एग्जैक्टली, ठीक है, फोर्स के साथ जाकर। सीधे वहां पर करो, मिलना बंद हो जाएगा, या फिर इतना महंगा हो जाएगा गरीब आदमी नहीं खरीदेगा, धीरे धीरे अपने आप नशा निकल जाएगा। अब नशा निकल जाएगा। बच्चे जो करेंगे उसे आप नहीं रोक सकते, अब पैसे वालों को आप थोड़ी रोक सकते हो, वो बाहर जाके कर लेगा, ठीक ठीक। यहाँ नहीं मिला तो। तो नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्यादा, दिल्ली ही नहीं वो- पूरे देश के लिए। क्योंकि मैं उससे निकला हूँ, मैं परेशान हुआ, तो मेरे को पता है वो मेन है। ठीक वो है। यूथ ही बिगड़ गया, फिर खत्म देश ही बिगड़ गया ना। गृह कितनी मंत्री पढ़ाई की है आपने? मैं अभी बैचलर्स ही कर रहा हूँ, 12th करे हुए 2 साल हो चुके हैं। ओके ओके, मतलब अभी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं। BBA में मैनेजमेंट मेरे पास है। ठीक है कौशिक जी। तो कौशिक जी ने हमें बताया कि भाई जो ये नशे का जो मुद्दा है ना, अगर ये सीएम होते या देश के गृह मंत्री होते तो ये इस चीज़ पर चोट करते, नशे का जो रूट है ना ये उसको हिलाते, तो कहीं ना कहीं जब वो हिलता तो आगे की चीज़ें भी फिर ट्रैक पर आ जाती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। कदम उठाते हो? सफाई के लिए जो है ये कि सफाई माइक होते में हैं, बोलिए। हाँ सफाई जो रोड सफाई है, सब चीज सफाई है, हाँ। पार्किंग है, ये पार्क है, ये सब सफाई होना चाहिए। नहीं तो आप अगर होते तो आप करवाते इन सब चीज़ों तो को। होते कि क्यों नहीं? इसमें बोलिए, भाग कर रहे हैं, आवाज नहीं जाएगी। हाँ तो इधर आइए और इधर आइए। आप तो हाँ, और डर घबराइए मत, आप घबराने ही की के लिए है ये। जी, हाँ, तो कैसे करवाते आप सफाई, बताएं मेरे को थोड़ा। उसमें होते तो करवाना तो करवाते हैं ना। कैसे करवाते हैं? कर्मचारियों जो को? कर्मचारियों को बोलते हैं करवाने के लिए, तभी तो आगे बढ़ते, वैसे थोड़ी और बढ़ेंगे जो आगे। कूड़ा फैलाने वाले होते हैं उनके लिए क्या करते? उनके लिए भी गलत बात है, हम्म। उनके लिए भी कम से कम हर चीज कूड़े के डब्बे रखा है, उसमें कूड़े डालना चाहिए आप। और नहीं डाले तो क्या करवाते आप? फिर तो कुछ चालान कटवाते। चलान कटवाते हाँ, आप? चालान ये कटवाते, बात ठीक है, तब। चलान कटवाते। जी। अरे भागो मत मित्र। हम तो नौकरी करने वाला आदमी, हमें तो अच्छा, तो उन्हीं से तो बात कर रहा हूँ मैं, जो नौकरी करने वाले हैं, आम जनता से ही बात कर रहा हूँ। आज उन्हीं को माइक दिया हुआ है मैंने। ठीक है, आ जाइए मित्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ दीपक डागर हैं, युवा हैं। उनसे पूछते हैं कि अगर वो दिल्ली के सीएम होते या फिर देश के गृह मंत्री होते या फिर अपने इलाके के विधायक होते तो वो क्या, कौन से ऐसे काम है जिनको वो सुधारना चाहते हैं या फिर ऐड ऑन करना चाहते हैं अपने हिसाब से, और किन मुद्दों को वो एड्रेस करना चाहते हैं। मैं मंच दे रहा हूँ डागर को, और अब डागर ही इस मंच को संभालेंगे। डागर जी, देखो सबसे पहले तो कैमरा है सामने, क्या नाम है, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री तक तो जाने की दूर की बात है। सबसे पहले तो हम अपने जिस क्षेत्र के विधानसभा से हम लड़ते हैं चुनाव, ठीक है, अगर वहाँ जीतते हैं तो सबसे पहले हमारे जो कार्य होने चाहिए, जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में या कॉलोनियों में वहाँ पे रोडें नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए आती है, ट्रैफिक जाम लगता है या रोड नहीं आते वहाँ पे, तो रोड टूटे हुए मिलते हैं, ठीक है, जिससे कि आम लोग वहाँ के वैसे भी परेशान रहते हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ वाटर फॉलिंग होती है, मतलब जहाँ पानी भराव होता है, ठीक है, पानी भराव जो समस्या है उसको खत्म करने की कोशिश करता, क्योंकि सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं आप? उसके लिए जो हमारी लीगल क्या नाम है एजेंसीज हैं, जैसे कि आपका एमसीडी हो गई, पीडब्ल्यूडी हो गई, दिल्ली जल बोर्ड हो गया, सबसे पहले इनके साथ में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती, ठीक है, उस मीटिंग में जो हमारी गली कॉलोनियों के जो मुद्दे हैं उनको सामने रखा जाता, उस विधानसभा क्षेत्र के जितनी भी कॉलोनियाँ आने वाली हैं उसको सामने रखा जाता। उसके बाद उन पे विचार करके उन एजेंसीज के जो डायरेक्टर्स हैं उनको उनकी इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको सुधारो। जब तक वो, अगर वो नहीं सुधारते हैं उसको, तो हम उसमें भी एक अल्टीमेटम इशू कर सकते हैं कि उनके लिए एक जब तक, क्योंकि उसकी जॉब के ऊपर बात बनेगी ये चीज़ तो, ठीक है, जब Accountability आप लाते हैं अकाउंटेबिलिटी इस चीज़ में लेके आता है और सीरियस होने के लिए काम करने के लिए कहता मैं उनको, ताकि ये नहीं कि अपना ऑफिस आए और चले गए, ठीक है, काम नहीं किया, हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया केस को, पर उन्होंने अपना काम नहीं किया। सर सारी एजेंसीज को मिलके काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब एजेंसीज काम करेंगी तब हम ग्रो कर रहे हैं, जब तक एजेंसी काम नहीं कर रही तो हम ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। और बात रही सीएम तक जाने की, तो सीएम तक तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि राजनीति इस टाइम पे बहुत गंदी खेल रखी है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आम जनता और दूसरी तरफ उन चीजों को छोड़ देते अगर हैं। मान लीजिए आप सीएम हैं, ठीक है, दिल्ली के नहीं किसी भी प्रदेश के, तो ठीक है, कौन सी वो ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आप बेहतर करना चाहेंगे, देखो आप काम करना चाहेंगे, या फिर कोई बेहतर ऐसी चीज है तो उसको कैसे उसमें ऐड ऑन करना चाहिए, क्या चीज ऐड ऑन करना देखो सबसे पहले तो बेहतर 2-3 चीजें ही होती हैं। एक तो हमारा सबसे पहले जो एजुकेशन सिस्टम है,
हमें उसमें सुधार लेके आना पड़ेगा। साथ में हमें जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर में सुधार लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल की बात ले लेते हैं, तो एम्स हॉस्पिटल के अंदर में इतना मतलब कि आवाजाही होती है, डेली के वहाँ इतने पेशेंट्स आते हैं जिनके क्या नाम है नंबर ही नहीं आ पाते हैं वहाँ पे, उनके पीओडी में नंबर ही नहीं लग पाते हैं और कुछ कुछ तो बाहर ही मर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने मेडिकल सिस्टम में सुधार लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जब कैसे सुधारते आप, क्या करते हैं उसके लिए? इसके लिए जो हमारी एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उसी को इन्वॉल्व किया जाएगा, उन्हीं से जो क्या नाम है जो हम उसमें सुधार सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, उनके साथ में बैठ के हमें उनके पहले तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखने पड़ेंगे कि उनके साथ क्या समस्याएं आ रही है, और हमें लग रहा है कि हम अपनी समस्या उनकी समस्या हम अपने साथ में क्लियर कर सकते हैं। अगर उनके पास में फंडिंग की दिक्कत है तो हम उस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, जैसे एक चीज देखी जाती है सरकारी अस्पतालों में जब जाते हैं, अब तो खैर प्राइवेट में भी भीड़ लगने लगी है, सरकारी अस्पतालों में जो पर्ची बनाने की लाइन होती है वो काफी लंबी होती है, और फिर अगर जैसे मान लो कोई टेस्ट अगर बोल देते हैं तो उसकी लाइन भी बहुत लंबी होती है। उस चीज को कैसे आप सुधारते, अगर आपको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता तो कैसे सुधारते आप उस चीज को? देखो जो लाइन लंबी लगी हुई है ना वहाँ पे, लाइन लंबी होने का बहुत कारण है, क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ फिर आपको जब पता लगता है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए जब जाते हैं तो आपको स्लॉट ही नहीं मिलता वहाँ पे, आपको 2 से 3 महीने बाद का स्लॉट मिलता है। तो इस चीज को सबसे पहले ठीक करने के लिए हम इन खामियों को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो हमारा अंदर का सिस्टम है कि जैसे कि मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया हुआ है, हम अगर एम्स में जा रहे हैं, एम्स में जाने के बाद में भैया सबसे पहले मुझे पर्ची कटवानी है, पर्ची कटवा के फिर मुझे एक रूम मिलेगा जिसमें मुझे अपनी वो पर्ची दिखानी है, वहाँ वो डिसाइड करेगा कंसर्न कि इसको इस डॉक्टर के पास फॉरवर्ड करना है। उस डॉक्टर के पास फॉरवर्ड होने से पहले अपने रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें फाइल तैयार करनी पड़ती है। फाइल तैयार करने के लिए एक दूसरा काउंटर आ गया, फिर ऐसे ही तीसरा काउंटर आता है, जब जाके तीसरे चौथे काउंटर के बाद में हमें डॉक्टर के पास मिलने का टाइम मिलता है, जब जो कि एक नॉर्मल बंदा अगर सुबह 10 बजे जाता है तो शाम को 5-6 बजे डॉक्टर के पास आने का उसका नंबर आता है। तो सबसे पहले इस चीज को सुधारने के लिए हमें इक्वलिटी करनी पड़ेगी कि जो हमारा सिस्टम है वहाँ का, एक तो क्राउड मैनेजमेंट हो वहाँ पे, दूसरा जो भी वहाँ पहुंचे तो एक ही विंडो वहाँ पे, एक ही विंडो पे उसे बोल दिया जाए कि भैया आपका अगर ये इशू है तो सीधा सीधा आप इस काउंटर पे जाएंगे, यहाँ आपको डॉक्टर ही मिलेगा, आपको वहाँ पे लंबी कतार नहीं मिलेगी। क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम ये होगा, तो उसके बाद में अगर वो सीधा ही डायरेक्ट डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर भी क्या करेगा, क्योंकि ज्यादातर तो कंसल्ट डॉक्टर का कंसल्ट इतना नहीं करता, क्योंकि 2 से 3 मिनट का होता है एक बंदे का। अगर एक डॉक्टर अपनी 8 घंटे की ड्यूटी में सुबह से शाम में अगर 2-3 मिनट लगा के अगर रोक रहा, तो कम से कम 200-300 पेशेंट को एक दिन में वो कवर मतलब कि देख सकता है और निकाल सकता है। ठीक है, तो ये सिस्टम सबसे पहले हमारा स्ट्रांग होगा, तब जाके हमारा आगे जो पर्ची वर्ची का, क्योंकि लाइन और भीड़ उस पर्ची से ही डिसाइड करती है। जब तक हम उस चीज को ठीक नहीं करेंगे तो चीज ठीक ही नहीं होनी। एक और मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि हमारे देश में आप कहीं भी चले जाइए, किसी बाजार में चले जाइए, किसी सड़क पर चले जाइए, किसी कॉलोनी में चले जाइए, किसी पार्क में चला जाइए, ठीक है, आपको दिखेगा कूड़ा वो दिखेगा ही। उसका भी रीजन, अगर आपको ये पावर दे दी जाती इस कूड़े को साफ करने वाली, तो आप क्या करते? क्या आपके पास ऐसी चीजें होती जो आप अप्लाई करते और ये चीजें जो है इससे हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे इलाके को जो है इससे निजात मिल जाती? देखो, कूड़े को संभालना तो इस टाइम पे मतलब कि दिल्ली की बात ले लेता हूँ, इस टाइम पे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और एजेंसीज भी इस पे काम कर रही है। आपके एमसीडी काम कर रही है इस चीज पे, एमसीडी भी उतना काम नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास में बर्डन बहुत ज्यादा है। जैसे कि सबसे पहले तो हम अपने आप को ले लेते हैं, कूड़ा फैलाने में हम ही सबसे आगे हैं। एक चीज को यूज नहीं करते हैं, दूसरी को ले लेते हैं और उसको फेंक देते हैं। रोड पे कूड़ा हम ही फेंक रहे हैं और कोई फेंक नहीं रहा। फिर उसको अगर हम खुद ही अपने तरीके से अगर उसका डस्टबिन बनाते हैं या उस चीज करते हैं, अगर कोई जैसे पॉली बैग हो गया, अगर हम पॉली बैग को हम ना खरीदें, शॉप से ही ना खरीदें, ठीक है, जो हमारे पास है, चाहे वो आपका पेपर का है चाहे वो क्लॉथ का है, तो अब उसको ही यूज करें। तो एक तो पॉलिथीन नहीं आएगी, क्योंकि पॉलिथीन एक ऐसी चीज है जो डिस्ट्रॉय होनी नहीं है, चाहे आप कितने सदियों तक चले जाए। मतलब दूसरा मैनेजमेंट, जागरूकता आप बढ़ाएंगे, जागरूकता जब बढ़ेगी, जागरूक हो, जब तक जागरूक होंगे नहीं तो एजेंसीज चाहे कितना मर्जी काम कर ले, वो बटन वो उनके पास रहेगा। आज वो अगर 100% है तो वो कल को 200% भी होगा, क्योंकि जब तक हम उसमें पहल नहीं करेंगे तो आगे वो भी पहल नहीं कर पाएंगे। मतलब अपने एजेंसीज की तरफ से तो उसको कूड़ा उठाने का डेली आपकी गलियों में आ जाती है गाड़ियां, कूड़ा ले जाती हैं, वो अपने डंपर हाउस में डाल देती है, डंपर हाउस से फिर आपका डंपिंग यार्ड में चला जाता है।
तो वहाँ पे रिसाइकलिंग का काम चलता रहता है। मैं इस चीज का इसलिए जिक्र कर रहा था, मैंने एक स्टोरी की थी और जो जगह जगह मलबा पड़ा रहता है सड़कों पर, बिल्कुल तो उस स्टोरी को जब मैं कर रहा था, लोगों को ये लगता है कि भाई गंदगी है चारों तरफ, बिल्कुल। मलबा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है। लेकिन जब मैंने दिल्ली में वो स्टोरी की थी और पीडब्ल्यूडी की वो रोड थी और बिल्कुल। पीडब्ल्यूडी की लेबर उसको उठा रही थी मलबे को, वो लेबर की बात मैं सुनकर हैरान रह गया। वो लेबर कह रही थी कि भैया हम इतने परेशान हो चुके हैं इसको उठा के, अभी देखो आपके सामने हम ट्रक भर के इसको लेकर जाएंगे और 1 घंटे बाद आप देखना वापस से यहाँ पर वापस से यहाँ हो लोग जाएगा। कोई ना कोई यहाँ पर कूड़ा या मलबा फेंक कर चला जाएगा। बिल्कुल। ये जो सिस्टम है ये कैसे दुरुस्त होगा? ये सिस्टम तो इसलिए खराब हो रखा है ना, क्योंकि जैसे कि आप सही कह रहे हो कि अगर रोड के ऊपर में एक घंटे पहले अभी उठा दिया कूड़ा तो दोबारा उतना ही हो गया, या किसी पार्क के अंदर या किसी रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का मलबा यानी कि सीएनडी वेस्ट, सीएनडी वेस्ट वहाँ पड़ा मिल जाता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि जितने भी अभी क्योंकि दिल्ली के अंदर में ना धड़ाक मतलब एक दिल खोल के ना कंस्ट्रक्शन चालू है, तो उनका जो सीएनडी वेस्ट है, सीएनडी वेस्ट को भी डालने का तरीका होना चाहिए, वो उनके पास में नहीं है। वो क्या करते हैं, जो ठेकेदार होते हैं उनके टेम्पू होते हैं, वो कहीं पे भी उनको क्योंकि वो तो अपने साइड से रवाना कर देते हैं, वो कहीं भी अनलोड कर देते हैं उसको। वो तो रीजन है, मजबूरी उनकी भी है कि उनको एक प्रॉपर कोई जगह नहीं दी गई है जहाँ पर वो अनलोड कर दें। जगह नहीं है, या तो वो उसको अपनी साइड में उस चीज को यूज करें, जैसे कि वो अपना बेसमेंट भी बनाते हैं। कई लोग तो आजकल क्या है, जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन होती हैं उनमें तो खुद के बेसमेंट भी होते हैं, तो उनको उसको यूज भी करना चाहिए, बट वो उसको यूज नहीं करते। क्यों? उसमें टाइम की खपत इनकी ज्यादा होगी, इसीलिए वो रोड पे रेफर करते हैं उसको भेजना। तो रोड पे वो जाने के बाद में दूसरा, रोड को साफ करने के लिए क्या नाम है, कई एजेंसीज इनके ऊपर पेनल्टीज लगाने के लिए, जैसे कि एनजीटी डीबीसीसी ने भी अपने चलान का अभियान चला रहती है, हर साल चलता वो, ठीक है। उसमें लोकल एमसीडी पुलिस और एसडीएम ऑफिस होते हैं जो इनको चलान भी पेनल्टी पे करने के लिए बोलते हैं कि भैया अगर आपने ये चीज रखी हुई, जैसे सामने ही है क्या नाम है, मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, अब इन्होंने रोड पे डालने की तो कोई अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितना भी वो है, जितना भी क्या नाम है मटेरियल बाहर पड़ा हुआ है, क्योंकि जो मोटा मोटा उठा के ले जाएंगे, बाकी तो बाहर ही पड़ा रहेगा, फिर डस्ट यहाँ आ गया। दूसरा, इसी से लोगों की स्वास्थ्य को भी दिक्कत है, क्योंकि यही डस्ट हवा में उड़ेगा, डस्ट पोल्यूशन, इसी तरीके से डस्ट पोल्यूशन चल रहा है। चलिए, शुक्रिया डागर जी, ठीक है, आपने अपने विचार रखे। तो कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और लोगों से हम कोशिश करेंगे उनके विचार जानने की कि अगर वो दिल्ली के सीएम होंगे या विधायक होंगे या गृह मंत्री होंगे या प्रधानमंत्री होंगे तो वो किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे और समस्याओं को किस तरीके से वो निपटाना चाहेंगे, किन चीज़ों को वो एड्रेस करना चाहेंगे जो अभी तक की हमारी सरकारें या प्रशासन उन चीज़ों की अनदेखी करता आया है। एक और महिला हमारे साथ जुड़ी हैं इस कार्यक्रम में, साक्षी जोशी। उनसे बात करेंगे कि अगर वो दिल्ली की सीएम होती या फिर अपने क्षेत्र की विधायक होती या देश की गृह मंत्री होती तो वो क्या काम ऐसे करना चाहती जो अभी तक की सरकारें अनदेखा करती आई हैं। साक्षी जोशी को सीधा मंच पर बुलाऊंगा और उन्हें ये माइक दूंगा। ये माइक अब आपका है, सामने कैमरा है और आपको अब अपनी बात रखनी है। मतलब मैं अभी के लिए सीएम हूँ। आप सीएम हैं जी, बताएं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी जोशी है और मैं आज की सीएम हूँ। और देखिए, मैं बड़े बड़े वादे नहीं करूंगी जैसे नायक मूवी में हुआ था। मैं भी जानती हूँ सीएम बनना अभी इतना इजी नहीं है, बट ठीक है, अगर सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया तो डेफिनेटली देखिए, मैं वो बड़े बड़े वादे तो नहीं करने वाली, डेफिनेटली बहुत सारी लिस्ट भी नहीं डालने वाली, बहुत सारा वो पर्चा भी नहीं छापने वाली कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, बट हाँ, मैं ये भी जरूर नहीं करने वाली कि मैं महिलाओं को 2500 रुपए फ्री में बांटूं। सबसे पहले ये मुद्दा केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया था कि हम महिलाओं को फ्री सेवा बांटेंगे, और बोलते हैं ना वो भेड़ चाल की तरह, बीजेपी आई, कांग्रेस आई, हम बांटेंगे, बट किसी ने भी ये नहीं बोला कि किसी भी पार्टी ने, मैं वेट कर रही थी, मैं रोज न्यूज देखती हूँ, किसी भी पार्टी ने ये नहीं बोला कि अरे छोड़ो आम आदमी 2500 बांट रही है, बीजेपी आके बोले कि हम तो 2500 नहीं बांटने वाले लेकिन हम महिलाओं को रोजगार देंगे, हम महिलाओं के लिए सेंटर्स बनाएंगे हर क्षेत्र में, हर छोटे छोटे एरियाज में, जहां पे उनको सिलाई सिखाई जाएगी, जहां पे उनको और भी छोटी छोटी चीजें लाइक कंप्यूटर या कुछ भी ऐसा जिनसे उनको छोटे छोटे रोजगार मिल सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हमारी जो राजनीति है ना, आइडली ना लोगों पे ऑप्शन ही नहीं है, लोगों पे एक है आम आदमी, एक है कांग्रेस, एक है बीजेपी, तो एक कोई बड़ा कैंडिडेट आ ही नहीं रहा है कि लोग चूज कर सकें, और वो भेड़ चाल चली जा रही है कि हम ये करेंगे तो पीछे से दूसरा आ जाता है हम भी ये करेंगे। तो अगर
सीएम होंगी अगर तो मैं आप इस भेड़चाल CM को खत्म करेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली मैं इस भेड़ चाल को खत्म करूंगी। और मैं ये वादे बिल्कुल नहीं करने वाली कि मैं मुफ्त में चीजें बांटूंगी या मैं ये कराऊंगी या मैं हिंदुत्व लाऊंगी। अरे भाई ये इंडिया है, यहाँ पे हर एक कंट्री हर एक रिलीजन को रहने का अधिकार है, हर एक जाति को रहने का सम्मान अधिकार है। तो मैं ये बातें भी बिल्कुल नहीं करने वाली कि मैं मुफ्त सेवाएं बांटूंगी या मैं हिंदुत्व लाऊंगी, इस देश को हिंदुत्व बनवाऊंगी। तो मैं जिन चीजों पे फोकस करने वाली हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, और मैं डेफिनेटली ये चीजों पे फोकस करूंगी कि मेरे क्षेत्र की महिलाएं, और सिर्फ महिलाएं क्यों यार, पुरुष भी कितने शिक्षित है, कितना उनको रोजगार मिल रहा है। आज हम महिला 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 करके पुरुषों की हमने ऐसी तैसी कर रखी है ना, उनको इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है, उनको कोई उनके राइट्स नहीं है, कोई उनका रूल रेगुलेशन उनके लिए फॉलो नहीं किया जाता, या किया भी जाता है तो बहुत ज्यादा किया जाता है। तो इक्वालिटी लाना मेरे लिए सबसे पहला फंडा रहेगा। नेक्स्ट चीज जो मेरे लिए रहेगी वो होगी कि मैं चेकआउट करूंगी कि कहाँ पे क्या चीजें नहीं है। अब अगर मैं बात करती हूँ एक झुग्गी एरिया की, जहाँ पे लोगों को लाइट नहीं मिल रही, जहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा, जहाँ पे लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही, अब मैं वहां आके बड़ी बड़ी बातें करूँ कि मैं तो तुम्हारे लिए सड़क बनाऊंगी। अरे पहले तुम उन लोगों को एक बेसिक नीड तो दो, उनको छत दो, छत भी मत दो तो उनको पानी, खाना, ये सारी चीजें तो प्रोवाइड करवाओ, उसके बाद शिक्षित करना यार। पहले एक बेसिक नीड तक नहीं है। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री चेक कर रही थी, आपका जो स्लम गाजीपुर स्लम एरिया है वहां की, तो वहां पे बिकॉज मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मेरा अपना एनजीओ भी है हेल्दीफाई इंडिया, तो हम लोग स्लम्स में जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि लोगों पे एक बेसिक साफ पीने का पानी तक नहीं है। अभी मैं ये काफी सारे एरियाज हैं आपके संगम विहार वगैरह में, अगर मैं बात करूं जहां पे मैं खड़ी हूं, वहां से नियर बाय जो एरियाज हैं मैं उनकी बात करूं तो वहां पे साफ पानी भी नहीं आता। जो सुबह सुबह जो केजरीवाल जी के द्वारा जो सोनिया विहार का बड़ा साफ पानी बोला जा रहा है, उसमें ना आप यकीन नहीं करेंगे, यमुना जी में जैसे फ्रोत आता है ना, वैसा बाल्टी भर भर के पहले फ्रोत निकलता है, झाग निकलता है, देन पानी मिलता है। तो बड़ी बड़ी बातें छोड़ो कि हम तो वो बड़ा सा वो बनाएंगे, पार्लियामेंट हाउस बनवाएंगे। मान लीजिए तो आप ठीक है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप? देखिए मैं डायरेक्टली पिन भी नहीं कर सकती कि मैं ऐसे ऐसे करके जाऊंगी उन कामों में, लेकिन ठीक है मैं सबसे पहली चीज तो मैं, अगर आप मुझसे क्वेश्चन करिए कि कौन सी चीज आपको चाहिए बताइए। मैं एक एरिया में आई हूँ, स्लम एरिया में। हाँ झुग्गी वालों को बिल्कुल। शिक्षा से पहले खाने पीने की Exactly, व्यवस्था की है। पानी नहीं है आप उनपे। अगर सीएम होंगी तो झुग्गी वालों के लिए क्या व्यवस्था करना ठीक चाहेंगी? है, अब मान लीजिए मैं सीएम हूँ और मैं एक साउथ दिल्ली के स्लम में गई हूँ, तो मैं सबसे पहले वहाँ के लोगों से क्वेश्चन आवर्स करवाऊंगी, जो कि हमारा बोला जाता है कि लाइक कि तुम्हें पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है। खाना भी छोड़ो यार, खाना वो खुद कमा लेंगे अगर उन पे रोजगार होगा तो। तुम्हें पानी मिल रहा है, तुम्हें बेसिक फैसिलिटीज मिल रही है, तुम्हारा जो गटर वाटर है वो एक स्पेसिफिक एरिया में मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे जा पा रहा है या नहीं, या रोज वो वहीं इकट्ठा हो रहा है जिससे हजारों बीमारियां तुम्हें लग रही है। तो मैं उन चीजों को फाइंड आउट करूंगी। अब मैं पानी आप ये कैसे कह रहे हैं दूंगी? कि मैं आप सीवेज सिस्टम को सुधारेंगे? एग्जैक्टली। अब सीवेज देखिए सिस्टम तो आप देखिए, ये तो झुग्गी की बात हो गई। हाँ। अच्छी अच्छी हर कॉलोनीज में भी जगह हमारे है। देश की नहीं, मतलब राजधानी की नहीं, देश में हाँ। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सीवेज सिस्टम ही हमारा इतना खराब है कि सारे जो अधिकारी- एक्चुअली सीवेज सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम तो दूसरा खराब है, और सिस्टम काफी ऊपर तक खराब है। तो बोलते हैं ना कि जो मैनेजर है वो मैनेजर लेवल पे ही बैठा हुआ है। अरे वो मैनेजर लेवल कभी तो अपने टीएल के साथ आके बैठे, टीम लीडर के साथ बैठे, छोटे छोटे एम्प्लॉयज के साथ बैठे। जब वो नीचे तरके में आके उन लोगों के साथ बैठेगा, उनसे पूछेगा कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तभी तो ये पूरा सिस्टम साफ होगा ना। ठीक है, मतलब आप अगर उस पौधे पे होंगी तो आप उनसे रिपोर्ट लेंगी? एग्जैक्टली मैं लूंगी। मैं ये क्या किया? हाँ, मैं ये नहीं सोचूंगी मैं सीएम हूँ तो ओ भाई मैं वहीं पे ही, मैं तो सिर्फ अपने हाउस में ही, पार्लियामेंट हाउस जो भी हाउस, वहीं बैठी रहूंगी। अरे नहीं, मैं छोटी छोटी स्पेस में आके पूछा करूंगी। ठीक है, पानी की दिक्कत आ रही है ना, जल बोर्ड विभाग में जाऊंगी, क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों इन्हें पानी नहीं मिल रहा। लेकिन आज की डेट में तो सबको फ्री बांटना है, सिस्टम के अंदर जाके सफाई नहीं करनी। अगर आप सीएम होंगी तो आप हाँ। भी फ्रीबीज को बंद करेंगी सबसे पहले। Exactly, अच्छा, हाँ। एक मुद्दा और है दिल्ली का, हाँ, हाँ। बड़ा जबरदस्त बहुत मुद्दा- सारे मुद्दे हैं बड़ा वैसे तो। जबरदस्त मुद्दा है। वो मुद्दा है गंदगी का, हाँ। कूड़ा करकट का। एग्जैक्टली। देश की राजधानी है, हाँ, हाँ। राजधानी होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इसमें सफाई उस तरीके की हो कि
पूरे देश में वो मैसेज जाए। लेकिन यहाँ सरकारों की कमी नहीं, यहाँ लोगों की भी कमी देखने को देखिए मिलती है। है, लोगों में जागरूकता कम नो है। डाउट है। उसको लेकर हाँ, क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इस गंदगी से निजात मिले लोगों को, हमारा शहर साफ हो। बिल्कुल। देखिए पहली बात तो मैं बोलते हैं ना, अगर मैं एक उंगली सरकार पे उठा रही हूँ तो दूसरी उंगली और बाकी की 3 उंगली भी मेरे पे आ रही हैं। तो मैं इस बात से टोटली एग्री हूँ कि जनता की भी गलती है कहीं भी कूड़ा फेंक देना। अरे सरकार तो डस्टबिन नहीं रखेगी ना, सरकार खड़ी होके ये तो नहीं बोलेगी ना जनता को कि दो मेरे हाथ में कूड़ा, मैं डस्टबिन में डालती हूँ। तो मैं अपने माध्यम से सिर्फ सरकार को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने और अगर मैं सीएम हूँ तो मैं सीएम बन के लोगों को भी ये चीज बोलूंगी कि देखो हर जगह सरकार गलत नहीं है, आपको कौन कौन से सुधार लाने हैं आप वो भी देखो। डस्टबिन सरकार ने लगा दिया है, कूड़ा नहीं डलेगा तो गंदगी तो होगी। हाँ, तो कैसे ठीक होंगी ये चीजें? उसके लिए मुझे, अगर मैं अपने दिमाग से बोलूं तो मैं शायद कुछ एनजीओज को टास्क दे दूंगी। जैसे कुछ काफी सारे एनजीओज हैं जो सफाइयों पे ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा यमुना जी जाके साफ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग 1 बार 2 बार ही काम कर पा रहे हैं, ज्यादा नहीं कर पाते, बिकॉज मे बी उनको फंड्स नहीं मिल पाता। जो इशू मैंने एज अ एनजीओ एग्जैक्टली सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो शायद से काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन वही चीज है कि सपोर्ट ना होने के कारण एट दी एंड फंड तो चाहिए ही होगा ना, तो काम लिमिटेड हो जाएगा। जैसे मैं भी स्लम एरियाज में जाके कैंप लगाती हूँ, मैं भी स्लम्स एरिया में जाके अपना सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल कैंप्स वगैरह का प्रोवाइड करती हूँ। बट कभी कभी ना मैं भी थोड़ी सी डगमगा जाती हूँ बिकॉज मेरे पास फंड्स नहीं होते। तो शायद अगर मैं सीएम होंगी तो मैं उन छोटे छोटे एनजीओज को पकड़ूंगी, बिकॉज टीम वर्क मेक अ ड्रीम वर्क, है ना। छोटे छोटे एनजीओ को पकड़ूंगी, उन्हें ये सारे काम दूंगी, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ठीक है। तो एक और सवाल मेरा, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हाँ देखा है कि सरकारी अस्पतालों में बहुत भीड़ है, बहुत। हाँ, और उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। अगर आप सीएम होती या स्वास्थ्य मंत्री होती, हाँ, तो कैसा सिस्टम बना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से लाने के लिए क्या कदम ऐसे हैं जो आप उठाना चाहती हैं? देखिए ये भी टास्क थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानती हूँ। बट देखिए जैसे केजरीवाल ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, हर घर हर मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है। मैं आम आदमी पार्टी के हमेशा सपोर्ट में रही थी, बिकॉज जैसी वो पावर में आई थी उसने बहुत सारे काम किए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि काम करते ही वो हट गई, मोहल्ला क्लिनिक खोले, बट मेंटेन कौन करेगा यार, बार बार मेंटेन करो ना उसे। तो ये इनिशिएटिव मैं भी एज अ सीएम जरूर लाऊंगी कि मैं हर मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगी, बट मैं उसको बार बार मेंटेन भी कराऊंगी। देखिए अगर एक अच्छा इनिशिएटिव है मोहल्ला क्लिनिक का, बहुत अच्छा है, देखा जाए तो इससे इन अ वे आप भीड़ कम कर रहे हैं, कम बड़े कर रहे अस्पताल हैं। की। आप देखिए अगर छोटा सा, हाँ हाँ मैं यही बोलने वाली थी, छोटा सा फीवर है, छोटा सा कोल्ड है, लोग सीधा सफदरजंग जा रहे हैं। बट सफदरजंग की जो एग्जैक्ट केसेस हैं, लाइक कोई एक्सीडेंट केस है, वहां की सीट अभी ऑक्यूपाई हो गई है ना, बिकॉज ऑफ वो खांसी जुकाम के पेशेंट की वजह से। अरे तुम मोहल्ला क्लिनिक में दिखा लो। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ ना कि केजरीवाल जी ने ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया था, बट उसे मेंटेन कौन करेगा। आज मेरे घर के पास जो मोहल्ला क्लिनिक है ना, वो ताला लगा है और वहां पे इतने सारे डॉग्स बैठते हैं, तो मेंटेन, डॉक्टर्स नहीं है वहां पे। लोगों की शिकायत है कि वहां पे सिर्फ एक पैरासिटामोल मिल रहा है और बेसिक दवाइयां मिल रही हैं। एटलीस्ट आप ये समझिए, इन्फेक्शन का, पैरासिटामोल का, बेसिक फर्स्ट एड का अगर इतना भी मोहल्ला क्लिनिक में प्रोवाइड हो जाए तो वहां की भीड़ कुछ तो कम होगी, कुछ तो कम आप ये होगी। कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स में आप फैसिलिटीज थोड़ी बढ़ाएंगे। हाँ। यमुना की सफाई का बड़ा मुद्दा रहता है। ओहो, हाँ मान लीजिए आपको बना दिया, हाँ बिल्कुल बना दिया। चल रही है। हाँ जी, कैसे क्या कदम उठाएंगे यमुना की सफाई के लिए? सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि यमुना की सफाई का मुद्दा 2 टाइम पे ही क्यों खड़ा होता है, एक छठ पूजा पे और एक इलेक्शनों पे। अगर ये मुद्दा रोज खड़ा रहे तो शायद और अच्छे से उसकी सफाई होती रहे। अब अगर मैं सीएम हूँ और मुझे वहां की सफाई करनी है, तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि यमुना, देखो ये एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा कि यमुना की सफाई करवाना एक इजी टास्क नहीं है। 5 साल 10 साल में भी जो केजरीवाल जी पे थोपा जा रहा है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पार्टी के अगेंस्ट हूँ या दूसरी पार्टी के फेवर में। 5 साल 10 साल सफिशिएंट नहीं है यमुना की सफाई में, क्योंकि पूरे दिल्ली का जो सीवेज है ना वो वहाँ कनेक्टेड है। आप ये भी तो देखिए ना, नोएडा की फैक्ट्रीज का सीवेज वहाँ कनेक्टेड है, वो कैसे साफ होगी यार। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आपको पता है कि भाई यमुना इकलौती नदी है दिल्ली की, हाँ ठीक है। आप उसको अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, हाँ, टूरिज्म उससे बढ़ेगा। हमारे शहर में जैसे बॉम्बे के पास समुद्र है, हाँ, शाम को लोग जाते हैं अपने ऑफिस के बाद वहाँ अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं।
थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसी कोई जगह नहीं है, हाँ। या तो आपको बाजार जाना पड़ेगा या फिर किसी पब या रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। हाँ जी। तो ऐसी जगह एक रिवर हमारे पास है, अगर उसको हम साफ करें, और उसके बहुत सारे कारण है। आप एसटीपीज, आप मतलब बड़े लेवल पे आप एसटीपीज क्यों नहीं बना पा रही है हमारी सरकारें? आप लगाइए ना सेना को, एग्जैक्टली हमारी सेना को लगा दीजिए। हर आप जगह के सेना क्यों इंजीनियर- लगेगी? हर सेना के इंजीनियर, बहुत हाँ, काबिल इंजीनियर है हमारे वो पास। हम कर सकते जब हैं। इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, एक हाँ जी। रिवर को मतलब जिंदा रखने के लिए, हाँ। तो क्या हम अपने सारे संसाधन उसमें नहीं झोंक सकते? बिल्कुल। देखिए, एज अ सीएम, अगर आपने मुझे अभी एज अ सीएम यहाँ खड़ा किया है, तो मैंने आपको अपनी डिबेट शुरू होने से पहले भी ये चीज बोली थी, डिबेट बोल सकते हैं, या अपनी बात रखने से पहले मैंने एक चीज बोली थी कि दिल्ली की सफाई से पहले या पूरे देश की सफाई से पहले मैं पहले सिस्टम की सफाई करूंगी, सिस्टम में कमियां ढूंढूंगी, ताकि मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोगों पे उंगली उठा सकूं। जब मेरा सिक्का खोटा नहीं होगा ना, तब मैं दूसरों को भी एग्जाम्पल सेट कर सकती हूँ, है ना। तो आपने अगर यमुना की सफाई की बात करी है, तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैं छोटे छोटे जो सिस्टम, हाँ जी, उन पे फोकस करूंगी। फिर मैं वहां काम करने जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं 10 उन जैसे लोगों को वहां पे भेजा करूंगी कि तुम सफाई करो। लाइक एनजीओज हैं हमारी, छोटे छोटे आपके सोशल सेंटर्स बन गए हैं एक वही कह रहा पर्टिकुलर हूँ रीजन कि के। तो देखिए, काम बांटना पड़ेगा, है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि यमुना की सफाई, उसका एक ही रूट कॉज नजर आता है कि वो जो नाले उसमें गंदे मिल रहे हैं। अगर हम उन नालों को कम कर दें या कम उनके कर दें। फ्लो को कम कर दें, उस पानी को हम पार्क्स में इस्तेमाल करें या Exact- बाकी पा- बड़ी फील्ड्स में इस्तेमाल हाँ, करें, हाँ। जहाँ पर बंजर पड़ा हुआ है, घास हो जाएगी, डस्ट पोल्यूशन से हमें निजात हाँ जी, मिलेगी। बिल्कुल। और जो फुटपाथ्स हैं आपके वहाँ पर, लेकिन जो दिल्ली में कोने तो जो खुला plants लगे हुए- एरिया है जी, ही नहीं, दिल्ली में तो खुला एरिया है ही नहीं। जहाँ जहाँ ये लेकिन सीवर, ये जहाँ ठीक जहाँ ये है। नाले जाते हैं, हाँ, उसके वहाँ दोनों हम तरफ आप डेवलप कर सकते हैं। कर आप सकते पेड़ हैं। लगा सकते हैं, वहाँ पर घास लगा सकते हैं, ताकि उस पानी का फ्लो कम हो जाए। और जो पार्क्स हैं उसमें आप लेक्स बना सकते हैं, ताकि उस पानी को आप वहाँ पे बिल्कुल। ट्रीट करके स्टोर करें। या फिर आप यमुना को डाइवर्स कर सकते हैं कि ठीक है, हम उसको बांट दें, ताकि हमारा कुछ हिस्सा जो है वो एज अ सीवेज यूज होता रहे, उसका ट्रैक, और कुछ को हम एकदम क्लीन रखें। मतलब कुछ तो इनिशिएटिव लेना होगा, पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा कि ठीक है, हमने कुछ तो साफ करी। अभी भी हमारा जहाँ 10-20 साल पहले यमुना का हाल था, वो भी अभी हम नोएडा से जाते हैं, बोटैनिकल के साइड देखो, पूरा झाग से भरा हुआ है। तो देखिए, मैं कमियां तो हैं, हर जगह कमी हो रही है, लोगों में भी कमियां हैं कि वो चीजों को साफ नहीं कर रहे हैं। डस्टबिन बने हैं लेकिन फेंकना इधर है, चीजें हो रखी हैं लेकिन करना कुछ और है। तो सिर्फ हम ये नहीं कि चुनाव आ गए तो हम सिर्फ सरकार पे सारी चीजें थोप दें, हमें अपने पे खुद की भी भी देखें, खुद की भी जिम्मेदारी जिम्मेदारियां। बनती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. साक्षी जी। Thank तो you ये so साक्षी जोशी थी, जिनसे हमने बात की। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर किसी जगह चलेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।